हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वॉइस विद कुशवाहा पर। और आज की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इस कहानी को पूरा ज़रूर सुने। और आज की कहानी का नाम है घर का चिराग। लखनऊ रेलवे स्टेशन पर परिवार के सभी लोग मुझको विदा करने आए थे। माँ, पिताजी और तीनों भाई और भाभियाँ, सबकी आंखों में आंसू थे। पिताजी और माँ हमेशा की तरह बेहद उदास थे कि उनकी पहली संतान और अकेली पुत्री पता नहीं कब उनसे फिर मिलने आएगी। मुझे इस बार भारत में अकेले ही आना पड़ा। बच्चों की छुट्टियां नहीं थी। वे तीनों अब कॉलेज जाने लगे थे। जब स्कूल जाते थे तो उनको बहला फुसला कर भारत ले आती थी, लेकिन अब वे अपनी मर्जी के मालिक थे। हाँ, इनका आने का काफ़ी मन था, पर हम तीनों बच्चों के ऊपर घर छोड़कर भी तो आना नहीं आया जा सकता था। इस बार पूरे 5 महीने भारत में रही। 3 महीने लखनऊ में मायके में बिताए और 2 महीना ससुराल में अम्मा व बाबूजी के साथ। मैं सबसे गले मिली। ट्रेन चलने में अब कुछ ही मिनट शेष रह गए थे। पिताजी ने कहा, बेटी चढ़ जाओ डब्बे में, पहुँचते ही फ़ोन करना। पता नहीं क्यों मेरा मन टूटने सा लगा। डब्बे के दरवाजे पर जाते जाते कदम वापस मुड़ गए। मैं माँ और पिताजी से लिपट गई। गाड़ी चल दी। सब लोग हाथ हिला रहे थे। मेरी आंखें तो बस माँ और पिताजी पर ही केंद्रित थी। कुछ देर में सब ओझल हो गए। डब्बे के शौचालय में जाकर मैंने मुंह धोया। रोने से आंखें लाल हो गई थी। वापस आकर अपनी सीट पर बैठ गई। मेरे सामने 3 यात्री बैठे थे, पति पत्नी और उनका 10-12 वर्षीय बेटा। लड़का और उसके पिता खिड़की वाली सीट पर विराजमान थे। हम दोनों महिलाएं आमने सामने थीं, अपनी अपनी दुनिया में खोई हुई। आप जयपुर में रहती हैं क्या? उस महिला ने पूछा। नहीं, पेरिस में रहती हूँ। जयपुर में मेरी ससुराल है। यहाँ पीहर में इतने सारे लोग हैं, इसलिए बहुत अच्छा लगता है। जयपुर में सास ससुर के साथ रहने का तो बहुत मन करता है, पर वक्त काटे नहीं कटता। वहाँ बस खरीदारी में ही समय खराब करती रहती हूँ। अब मेरा मन कुछ हल्का हो गया था। आप मुझे सरला कहकर पुकार सकती हैं। मैंने अपना नाम भी बता दिया। मेरा नाम राधा है और यह है हमारा बेटा अजय और यह है मेरे पति कैलाश। राधा के पति ने हाथ जोड़कर नमस्कार किया। अजय अपनी माँ के कहने पर नमस्ते के बजाय केवल मुस्कुरा दिया। लेकिन कैलाश ने नमस्ते के बाद उससे आगे बात करने में दिलचस्पी नहीं दिखाई। मैंने अनुमान लगाया कि शायद वे दक्षिण के थे। राधा और मैं तो हिंदी में ही बातें कर रही थी। शायद कैलाश को हिंदी में बात करने में परेशानी महसूस होती थी, इसीलिए वे चुप ही रहे। गाड़ी जयपुर कब पहुंचेगी? मैंने पूछा। वैसे पहुंचने का समय तो दोपहर के 3 बजे का है। अभी समय से चल रही है। शायद यह गाड़ी टुंडला के बाद मालगाड़ी हो जाती है और वहां से इसका कोई भरोसा नहीं। हम तो साल में 3-4 बार जयपुर और लखनऊ के बीच आते जाते हैं, इसलिए इस गाड़ी की नस नस से वाकिफ है। राधा बोली, शायद 5 बजे तक पहुंच जाएंगे। आप जयपुर में कहाँ जाएंगी? रामबाग। मैं बोली, आपको स्टेशन पर कोई लेने आएगा? राधा ने पूछा। हम तो टैक्सी करनी पड़ेगी हमें। हम छोड़ कर आएंगे आपको रामबाग। अगर कोई लेने नहीं आया तो? मुझे लेने कौन आएगा? बेचारे सास ससुर के बस का यह सब कहाँ है? मैंने संक्षिप्त उत्तर दिया। अंग्रेजी में कैलाश ने कहा, आप फिक्र ना करिए, हम छोड़ आएंगे आपको। हम तो नाहरगढ़ में रहते हैं। कभी समय मिला तो आपसे मिलने आऊंगी। राधा बोली। न जाने क्यों वह मुझे बहुत ही अच्छी लगी। ऐसा लगा जैसे बिल्कुल अपने घर की ही सदस्य हो। हाँ, जरूर आ जाना। परसों तो नेहा भी आ जाएगी। हम तीनों मिलकर खरीदारी भी करेंगे। राधा की आंखों में प्रश्न तैरता देखकर मैंने कहा, नेहा मेरी ननद है, मेरी पति से छोटी है, पटना में रहती है। कहीं नेहा के पति का नाम अतुल तो नहीं? राधा जल्दी से बोली। हाँ, वही। तुम कैसे जानती हो उसे? मैं उत्साह से बोली। अचानक शायद कोई धूल का कण कैलाश की आंखों में आ गया। उसने तुरंत चश्मा उतार लिया और आंख रगड़ने लगा। राधा बोली, आपसे कितनी बार कहा है कि खिड़की के पास वाली सीट पर मत बैठिए। खुद बैठते हैं, साथ ही अजय को भी बिठाते हैं। अब जाइए, जाकर आंखों में पानी के छींटे डालिए। कैलाश सीट से उठकर खड़ा हुआ। उसके जाने के बाद राधा ने अजय को पति की सीट पर बैठने को कहा और खुद मेरे पास आकर बैठ गई। सरला जी, आप मुझे नहीं पहचानती?
मैं वही राधा हूँ जिसकी शादी आशीष से हुई थी। अरे तुम हो राधा, मेरे मुंह से चीख सी निकल गई। राधा ने मेरी ओर देखा, फिर अजय को देखा। वह अपने में मस्त बाहर खिड़की के नज़ारे देख रहा था। राधा का नाम लेना भी हमारे घर में मना था। हम सबके लिए तो वह मर गई थी। मेरे देवर से उसकी शादी हुई थी 15 वर्ष पहले। शादी अचानक ही तय हो गई थी। आशीष 3 वर्ष के लिए अमेरिका जा रहा था प्रशिक्षण के लिए। साथ में पत्नी को ले जाने का भी खर्चा मिल रहा था। अम्मा और बाबूजी तो हमारे आए बिना शादी करने के पक्ष में नहीं थे। इनका ऑपरेशन हुआ था, डॉक्टरों ने मना कर दिया था यात्रा पर जाने के लिए, इसलिए हम दोनों में से कोई नहीं आ पाया था। शादी के कुछ दिनों बाद आशीष और राधा अमेरिका चले गए, लेकिन 2 महीनों के भीतर ही आशीष की कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई। मेरे पति पेरिस से अमेरिका गए थे आशीष का अंतिम संस्कार करने। बेचारी राधा भी भारत लौट आई। दुल्हन के रूप में भारत से विदा हुई थी और विधवा के रूप में लौटी थी। अम्मा और बाबूजी के ऊपर तो दुख का पहाड़ टूट पड़ा था। उनका बेटा भरी जवानी में ही उनको छोड़कर चला गया था। वे राधा को अपने पास रखना चाहते थे, लेकिन वह मुंबई अपने माता पिता के पास चली गई। कभी कभार राधा के पिता ही बाबूजी को पत्र लिख दिया करते थे। अम्मा और बाबूजी की खुशी की सीमा नहीं रही जब उन्हें पता चला कि उनके बेटे की संतान राधा की कोख में पनप रही है। कुछ महीनों बाद राधा के पिता ने पत्र द्वारा बाबूजी को उनके पोते के जन्म की सूचना दी। अम्मा और बाबूजी तो खुशी से पागल ही हो गए। दोनों भागे भागे मुंबई गए अपने पोते को देखने, लेकिन वहां पहुंचने पर पता चला कि राधा ने बेटे को जन्म अपने पीहर में नहीं बल्कि अपने दूसरे पति के यहाँ पुणे में दिया था। दोनों तुरंत मुंबई से लौट गए। बाद में राधा के 1 या 2 पत्र भी आए, परंतु अम्मा और बाबूजी ने हमेशा हमेशा के लिए उससे रिश्ता तोड़ लिया। आशीष की मृत्यु के बाद इतनी जल्दी राधा ने दूसरी शादी कर ली। इस बात के लिए वे उसे क्षमा नहीं कर पाए। जब उन्हें इस बात का पता चला कि राधा का दूसरा पति उस समय अमेरिका में ही था, जब आशीष और राधा वहां पे थे, तो अम्मा बाबूजी को यह शक होने लगा कि क्या पता राधा के पहले से ही कुछ नाजायज संबंध रहे हों। क्या पता यह संतान आशीष की है या राधा के दूसरे पति की। कहीं जायदाद में अपने बेटे को हिस्सा दिलाने के ख्याल से इस संतान को आशीष की कहकर ठगने तो नहीं जा रही थी राधा। अजय एकदम आशीष पर गया है। एक बार अम्मा बाबूजी इसको देख ले तो सब कुछ भूल जाएंगे। मुझसे रहा न गया। भाभी जी, आपने मेरे मुंह की बात कह दी। यह बात कहने को मैं परसों से तरस रही थी, लेकिन किससे कहती। बेचारा कैलाश तो अजय को ही अपना बेटा मानता है। शायद आशीष भी कभी अजय से इतना प्यार नहीं कर पाता जितना कैलाश करता है। राधा ने बातचीत में ही रोक दी। कैलाश लौट आया था। उसके बैठने से पहले ही अजय उठ खड़ा हुआ। चलिए पिताजी, भोजन कक्ष में कुछ खाने को बड़ा मन कर रहा है। कैलाश का मन तो नहीं था, परंतु राधा द्वारा इशारा करने पर वह चला गया। उसके जाने पर राधा ने चैन की सांस ली। हम दोनों चुप थी। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बात करें। राधा, अम्मा और बाबूजी को बहुत बुरा लगा था कि तुमने आशीष की मृत्यु के बाद इतनी जल्दी दूसरी शादी कर ली। मैंने चुप्पी तोड़ने के विचार से कहा। शायद राधा को इस प्रश्न का एहसास था। वह धीरे से बोली, क्या करती भाभी जी, कैलाश हमारे फ्लैट के पास ही रहता था। वह उन दिनों कोलकाता की आईआईटी में वापस जाने की तैयारी कर रहा था। उसने आशीष की काफ़ी मदद की थी। हर शनिवार को वह हमारे यहाँ शाम का खाना खाने आ जाया करता था। जिस कार दुर्घटना में आशीष की मृत्यु हुई थी उसमें कैलाश भी सवार था। संयोग से यह बच गया। भाई साहब तो आशीष का अंतिम संस्कार करके तुरंत पेरिस वापस चले गए थे, परंतु मैं वहाँ सबका काम निपटाकर 1 हफ्ते बाद ही आ पाई थी। कैलाश भी उसी हवाई उड़ान से अमेरिका से जयपुर आया था। वह अम्मा और बाबूजी का जयपुर का पता और हमारे घर का मुंबई का पता मुझसे ले गया। कहते कहते राधा चुप हो गई। तुम जयपुर भी केवल 1 हफ्ता ही रही और मुंबई चली गई। मैंने पूछा, क्या करती भाभी। कैलाश जयपुर से सीधा मुंबई गया था मेरे माता पिता से मिलने।
उससे मिलने के बाद उन्होंने तुरंत मुझे मुंबई बुला लिया। फिर जल्दी ही कैलाश से मेरी सिविल मैरिज हो गई। राधा की आंखों में आंसू भर आए थे। तुमने कैलाश से शादी करके अच्छा ही किया। अजय को पिता मिल गया और तुम्हें पति का प्यार। तुम्हें कोई और बाल बच्चा नहीं हुआ भाभी जी। अजय के बाद हमारे जीवन में अब कोई संतान नहीं होने वाली है। कानूनी तौर पर अजय कैलाश का ही बेटा है। कैलाश ने तो मुझको पहले ही बता दिया था कि युवा अवस्था में एक दुर्घटना के कारण वह संतान उत्पत्ति में असमर्थ हो गया था। मेरे माता पिता ने यही सोचा कि इस समय उचित अनुचित का सोचकर अगर समय गवाया तो चाहे उनकी बेटी को दूसरा पति मिल जाएगा, परंतु उनके नवासे को पिता नहीं मिलने वाला। मैं शादी के बाद पुणे में रहने लगी। जब राकेश हुआ तो किसी को तनिक भी संदेह नहीं हुआ। वर्षों से राधा के बारे में हम लोगों ने क्या क्या बातें सोच रखी थी। अम्मा और बाबूजी तो उसका नाम आते ही क्रोध से कांपने लगते थे, परंतु अब सब बातें साफ हो गई थी। बेचारी शादी के बाद कितनी जल्दी विधवा हो गई थी। पेट में बच्चा था, फिर एक सहारा नजर आया तो उसकी जीवन नैया को दुनिया के थपेड़ों से बचाना चाहता था। ऐसे में कैसे उस सहारे को छोड़ देती। अपने भविष्य को, अपने होने वाली संतान के भविष्य को किसके भरोसे छोड़ देती। मैंने राधा के सिर पर हाथ रख दिया। वह मेरी ओर स्नेह से देखने लगी। अचानक वह झुकी और मेरे पाँवों को हाथ लगाने लगी। आप तो रिश्ते में मेरी जेठानी लगती हैं। आपके पाँव छूने का अवसर फिर पता नहीं कभी मिलेगा या नहीं। मैंने उसको अपने पाँव को छूने दिया। चाहे अम्मा और बाबूजी ने राधा को अपनी पुत्रवधू के रूप में अस्वीकार कर दिया था, परंतु मुझे वह अपनी देवरानी ही लगी। कुछ ही देर में कैलाश और अजय लौट आए। भोजन कस से काफ़ी सारा खाने का सामान लाए थे। हम सभी मिलजुल कर खाने लगे। जयपुर जंक्शन आ गया था। सामान उठाने के लिए 2 कुली किए गए। कैलाश ने मुझे कुली को पैसे नहीं देने दिए। टैक्सी में कैलाश आगे ड्राइवर के साथ बैठा था। मैं और राधा अजय पीछे वाली सीट पर बैठे थे। कुछ ही देर बाद हमारा घर आ गया। कैलाश डिग्गी से मेरा सामान निकालने लगा। बेटा ताई जी को नमस्ते करो, पाँव छुओ इनके, राधा ने कहा तो अजय ने आज्ञाकारी पुत्र की तरह पहले हाथ जोड़े, फिर मेरे पाँव छुए। मैंने उन दोनों को सीने से लगा लिया। कैलाश ने मेरा सामान उठाकर बरामदे में रख कर घंटी बजाई। मैंने राधा और अजय से विदा ली। चलते चलते मैंने 100 रुपये का नोट अजय की जेब में डाल दिया। अम्मा और बाबूजी तो मेरी ही प्रतीक्षा कर रहे थे। तुरंत दरवाज़ा खोल दिया। मेरे साथ कैलाश को देखकर तनिक चौंके, परंतु मैंने कह दिया, अम्मा जी ये अपनी टैक्सी में मुझे साथ लाए थे। कार में इनकी पत्नी और बेटा भी है, चाय वगैरह पीकर जाइएगा, बाबूजी ने आग्रह किया। नहीं अब चलता हूँ, कैलाश ने हाथ जोड़ दिए। अम्मा और बाबूजी मुझको घेर कर बैठ गए। वे सवाल पर सवाल किए जा रहे थे, सफ़र के बारे में, मेरे पीहर के बारे में, परंतु मेरा मन तो कहीं और भटक रहा था। लेकिन उनसे क्या कहती। मैं कहना तो चाहती थी कि आप यह सब मुझसे क्यों पूछ रहे हो। अगर कुछ पूछना ही चाहते हैं तो पूछिए कि वह आदमी कौन था जो यहाँ तक मुझे टैक्सी में छोड़कर गया था। टैक्सी में बैठी उसकी पत्नी और पुत्र कौन थे। शायद मैं साहस करके उनको बता भी देती कि उनके खानदान का एक चिराग कुछ क्षण पहले उनके घर की डेहरी तक आकर लौट गया है। वे दोनों रात के अंधेरे में उसे देख नहीं पाए थे। शायद देख पाते तो उनमें उन्हें उनके दिवंगत पुत्र की छवि नजर आए बिना नहीं रहती। तो दोस्तों यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिए।